तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। मुझे पता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, बट लेट क्यों हुई है इसकी वजह आप लोग जान के काफ़ी खुश हो जाओगे। अब मैं वीडियो जितना कहेंगे 30 से 40 मिनट जितना और लंबी होगी, इसका पार्ट भी बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसका पार्ट भी बहुत ज़्यादा चलने वाला है। तो फिर आप बिना टाइम वेस्ट किया कहानी को स्टार्ट करती हूँ मैं। तो फिर ये कहानी है एक रूही नाम की लड़की की, जिसकी एज 20 साल है और वो काफ़ी काफ़ी नर्म दिल है और मिडिल क्लास फैमिली से है। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी दिखती भी है। और वहीं दूसरी तरफ है नायरा, जो कि बहुत ज़्यादा अभिमानी है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती है, बहुत ज़्यादा गुरूर है खुद पे। और वो अच्छी खासी जानी मानी एक्ट्रेस भी है और एक प्रोडक्शन हाउस की बॉस भी थी। तो रूही उसकी कंपनी में एक एम्प्लॉय की जैसा काम करती थी। तो हाँ, होता यूँ है कि नायरा ना चाहते हुए भी क्या होता है कि नायरा रूही को एकदम नापसंद करती है। ना चाहते हुए भी उसे रोज़ अपने ऑफिस में उसे देखना पड़ता है। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। फिर इस कहानी में बताएंगे कि आखिर क्यों रूही और नायरा रूही को नापसंद करती थी, क्या हुआ था जब ये लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, क्या इन लोगों की लड़ाई प्यार में बदलेगी, ये लोग हमेशा लड़ते रहते थे। यही कहानी का ये मैं आगे की कहानी में बताऊँगी कि होगा क्या। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या इन लोगों की लड़ाई प्यार में बदल पाएगी। और इस कहानी का नाम है ऑफिस वाला प्यार। और इस कहानी को लिखा है नंदिनी प्रिया नाम की राइटर ने। तो ठीक है, मैं आगे की कहानी स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को रूही के बारे में बता दूँ, वो भी 20 साल की और वो राजस्थान के उदयपुर में रहती है। तो यार वो अभी ग्रेजुएशन कर रही है। उसे फैमिली में उसकी मम्मा हैं, पापा हैं और एक भाई है। तो फिर आज उसको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा अपने पापा के साथ। उसे कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी थी। तो वो अपने पापा के साथ यूनिवर्सिटी में होती है। और फिर फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद वापस आता है तो रास्ते में रूही के पापा अपने सीने पे हाथ मसलने लगते हैं, अपने सीने पे हाथ रखते हैं। तो रूही काफ़ी घबरा जाती है, पूछती पापा क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। तो इतना पूछते ही इतना रूही के पूछते उसके पापा ज़मीन पे गिरने लगे। जैसे रूही नीचे गिरने लगे, तो जैसे रूही ने पकड़ने की कोशिश की तो वो ज़मीन पे गिर गया। तो रूही काफ़ी ज़्यादा डर गई, घबरा गई और वो रोने लगी। तो फिर उसने अपने आंसू पूछे और कहे कि नहीं रूही, ये रोने का वक्त नहीं है। फिर उसने एक कैब बुक किया और अपने पापा को हॉस्पिटल लेके गई। फिर रास्ते में रूही ने कॉल करके अपने घर वालों को सब बता दिया कि तो फिर सब हॉस्पिटल आए। वैष्णवी नाम है रूही की माँ का और उसका भाई। तो सारे हॉस्पिटल आया, फिर कुछ टेस्ट वगैरह करवाए तो उन्हें पता चला बलवंत यानी कि रूही के पापा को एक दिल की बीमारी है। ये सुन के सारी फैमिली को एक झटका सा लगा कि इन्हें बीमारी है। और फिर पता चला कि उनका इलाज भी जल्दी करवाना होगा और उनके बचने की उम्मीद बहुत बहुत कम है। तो फिर सारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। तो रूही अपनी माँ से बोलती है, वैष्णवी से, कि माँ हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते, हमें अभी हिम्मत नहीं हारनी है, हम पापा को कुछ नहीं होने देंगे, आप टेंशन ना लो। फिर 3 दिन बाद बलवंत डिस्चार्ज होता है, रूही के पापा डिस्चार्ज होते हैं और अब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रिक्टली बोला है कि 1 महीने उन्हें बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर रूही घर पे आके बोलती है माँ पापा को आराम ही करना होगा, उन्हें बस कोई भी काम नहीं करना होगा, बस डॉक्टर ने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। तो ये सुनकर वैष्णवी काफ़ी परेशान होती है। बस हमें जवाब हम कहती है, ऐसे ही जवाब देती है। तो वैष्णवी रूही थोड़ी देर रुक के कहती है कि माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। तो वैष्णवी उसकी तरफ बिना देखे बोलते हैं हाँ बेटा बोलो, मैं सुन रही हूँ, क्या कहना है तुम्हें। ही काफ़ी हिचकिचाती है और बोलती कि माम मैं ये कहना चाह रही थी कि माम मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। वो कहती है कि और वैसे भी पापा की कंडीशन भी सही नहीं है कि वो बाहर जा सके, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं ही जॉब करूँ बाहर जाके। उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है ना कि वो बाहर जा सके और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और इतना सुनते ही रूही की माँ गुस्से से बोली कि तुम भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हें अभी घर की जिम्मेदारियाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ अभी।
तो रूही से कहती है कि माँ मुझे अभी मतलब माँ इसमें दिक्कत क्या है, मुझे कौन सा ग्रेजुएशन की कोर्स करके क्या ही कर लेना है, वैसे भी मुझे कौन सा ये कोर्स करके अपना बिजनेस सेटअप करना है। तो फिर रूही की माँ गुस्सा होके बोलती है कि फिर भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है घर की प्रॉब्लम की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ने की, समझी तुम। तो रूही थोड़ा ज़ोर देते हुए अपनी माँ से कहती है कि माँ समझने की कोशिश करो, मैं आप लोगों को ऐसे देख के वैसे भी अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकती और मैं बस आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। रूही कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ, मैं ये अपनी कोशिश कर रही हूँ, अगर पापा ने मुझे ग्रेजुएशन करने का नहीं कहा होता तो मैं वो भी नहीं करती। तो ये सुनकर वैष्णवी मतलब ये सुनकर वैष्णवी चुप हो जाती है, रूही की माँ चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती पहले। फिर थोड़ा बोलती कि अच्छा ठीक है बेटा, बट तुम जॉब करोगी कौन सी। वैष्णवी कहते हैं कि जॉब करोगी कौन सी और रहोगी कहाँ, मतलब कौन सी जॉब करोगी और अगर तुम बाहर जाओगी तो रहोगी कहाँ, कहाँ जाओगी तुम। तो ये मतलब इतने सारे सवाल सुन के रूही काफ़ी परेशान हो जाते हैं और फिर मतलब फिर जवाब देती है कि ये सारे मतलब सवाल देख के रूही कहती कि माँ पहले सांस तो ले लो और मुझे भी लेने दो, इतने सारे सवाल पूछोगी तो मैं कैसे जवाब दूंगी। मैं आपके एक एक सवाल का जवाब देती हूँ बट थोड़ा सब्र तो करो। तो रूही की माँ कहती है कि अच्छा ठीक है मैं सब्र करती हूँ बट तू बता तो सही। तो रूही कहती है कि हाँ माँ मैं बताती हूँ। तो फिर वो कुर्सी पे बैठती है और अपनी माँ से कहती है कि आप पहले बैठो फिर मैं बताती हूँ और आप ध्यान से सुनो। तो हाँ आपके पहले सवाल का जवाब है, मतलब पहले सवाल आपने पूछा कि मैं कौन सी जॉब करूँगी। तो रूही बोलते हैं कि पहले क्वेश्चन का जवाब ये है कि मैं इतनी क्वालिफाइड मतलब इतनी क्वालिफाइड कहती है कि मैं इतनी क्वालिफाइड हूँ कि मुझे अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है। और रही बात जाने की तो मैं मुंबई जाऊंगी। इससे पहले रूही कुछ बोलती तो वैष्णवी बीच में बोलती है कि मुंबई कहाँ बेटा, वहाँ पर तुम। फिर वो मतलब वैष्णवी कुछ बोलती है तो रूही टोक देती है, कहती है कि माँ पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तो रूही कहती है कि माँ वहाँ पर निधि भी तो है ना और वो वहाँ काफ़ी सालों से रह रही है, वो वहाँ पे तो सब जानती है, आप टेंशन क्यों ले रही हो। निधि मतलब रूही की बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। हालांकि रूही 2 साल बड़ी है निधि से, बट वो मतलब 2-3 साल पहले ही मुंबई शिफ्ट हुई थी। निधि के पापा का ट्रांसफ़र हुआ था, जॉब ट्रांसफ़र हुआ था मुंबई में, तो उन लोगों को इसलिए मुंबई शिफ्ट होना पड़ा था। बट आज भी दोनों फैमिली में मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट रखते हैं आज भी दोनों फैमिली। तो फिर वैष्णवी कहती है अच्छा ठीक है बेटा, चलो अच्छी बात है, बट तू मुझे एक बात बता पहले कि तू वहाँ जाके निधि के घर पे रहेगी या फिर कहीं और रहेगी। तो रूही कहती है देखो माँ, मैं अगर निधि के घर पे रहूँगी तो वो निधि तो मान जाएगी, बट मुझे लगता है कहीं उसके पेरेंट्स को ये चीज़ अच्छा ना लगे। निधि का तो मुझे पता है बट उसके पेरेंट्स का नहीं पता ना, तो मैं ऐसा करूँगी वहाँ कहीं पे किराए पे रूम लेके मैं वहीं रह लूँगी। तो वैष्णवी टेंशन में आते कहते बेटा तू वहाँ रह तो लेगी ना। तो रूही कहती है कि माँ देखो आप इतनी फ़िक्र मत कीजिए, ठीक है ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं वहाँ बहुत अच्छे से रह लूँगी और वहाँ मैं कौन सा हमेशा के लिए बसने के लिए जा रही हूँ। कहती कि मैं तो बीच बीच में घर पे आती रहूँगी ना। और फिर वो अपनी माँ को गले लगाते हुए कहती है माँ मैं वहाँ ठीक से रहूँगी, आप टेंशन ना लो, प्रॉमिस करती हूँ मैं। फिर सारे मिलके रूही की मुंबई जाने की तैयारियों में लग जाते हैं। वैष्णवी बार बार पूछती रहती है रूही से कि बेटा आप क्या क्या लेके जाओगे, मैं ये रख दूँ, मैं वो रख दूँ, बेटा बता दो आपको कुछ चाहिए, कुछ छूट तो नहीं रहा। वो कहती कि बेटा अभी सर्दी का मौसम भी आने लगता है, आपको तो मैं कुछ गर्म कपड़े रख दूँ, कुछ खाने के लिए रख दूँ। तो रूही अपनी माँ के पास आती है और उन्हें हक करते कहते माँ आप मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों करती हो। कहती है कि मतलब उनके गाल खींचते हुए कहती है कि आपको जो भी देना है आप अपनी मर्ज़ी से दे दो। और वो फिर वहाँ से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। फिर वैष्णवी अकेले खड़े होकर सोचती रहती है कि बेटा तू अभी बहुत छोटी है, तू जहाँ जा रही है ना वहाँ के लोग किसी के सगे नहीं होते, वहाँ के लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी करते हैं, किसी भी हद तक जाते हैं, अभी तुझे कोई समझ नहीं है, मैं इसलिए तेरी इतनी फिक्र करती हूँ। मतलब वैष्णवी यही सोचती रहती है। फिर मतलब वो सब क्या होता है कि मतलब वो सब चीज़ों से ध्यान हटाते हुए वो फिर काम में लग जाती है। तो फिर 2 दिन बाद रूही को आज मुंबई जाना होता है। तो फिर रूही मुंबई जाने के लिए मतलब रेडी होती है। तो फिर बाहर से विशाल की आवाज़ आती है,
विशाल के बारे में बताना भूल गई, मैंने बताया था कि रूही का एक भाई है, तो विशाल उसी का नाम है। तो विशाल आता है, कहता है दीदी कितनी देर लगाओगी, कितना लेट कराओगी, टैक्सी बाहर ही खड़ी है, आप निकलो तो कहीं आपकी ट्रेन ना छूट जाए, आप काफ़ी देर कर रही हो। जैसे विशाल ने बात अपनी ख़त्म की तो रूही उसके सामने अपने सामान लेके खड़ी होगी और कहती है देखो मैं आ गई, अब जल्दी से बताओ माँ कहाँ है। तो वो मतलब विशाल से बात कर ही रही होती है, तो वो देखती है कि सामने से वैष्णवी बलवंत को लेके, मतलब उस वैष्णवी रूही की माँ बलवंत उसके पापा को लेके सामने से आ रही होती है। तो वो जल्दी से उनके पास जाती है, तो जल्दी से जाके अपने पापा को गले लगा लेती है और फिर उनके पाँव छू के आशीर्वाद लेती है। तो उसके पापा कहते हैं जल्दी से मतलब खूब तरक्की करो बेटा, तुम्हें जो भी ज़िंदगी में चाहिए वो तुम्हें मिले, हमेशा हमेशा खुश रहो। तो फिर वो मतलब मतलब रूही के पापा जल्दी से इमोशनल होके मतलब रूही को गले लगा लेते हैं। फिर रूही अपनी माँ को गले लगाते हैं, तो उसकी माँ कहती है बेटा अगर तुम इतनी इमोशनल होगी ना तो मैं फिर तुम्हें मुंबई जाने नहीं दूँगी। तो ये सुन के सारी फैमिली मतलब हंसने लगती है। तो विशाल कहता है मुंबई, मतलब कहता है कि दीदी ट्रेन पकड़ी है तो जल्दी चलो वरना सच में नहीं जा पाओगी आप। तो फिर ये सुनते ही रूही जल्दी से मतलब अपने पेरेंट्स को गले लगाती है और कहती है कि सबको बाय कहती है। तो विशाल स्टेशन तक उसके साथ ही गया होता है। तो फिर दोनों स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। फिर अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन जल्दी आने वाली होती है। तो ये सुनकर विशाल जो अभी तक शांत खड़ा था वो रूही को मतलब गले लगा लेता है। तो मतलब रूही को फील होता है कि उसके कंधे पे किसी के गर्म आंसू। तो जैसे उसे रियलाइज़ होता है वो कहता है कि अभी तक तो सबकी बड़े ड्रामे रहते, कहाँ गए मेरा ड्रामेबाज। तो विशाल मतलब इमोशनल होकर कहता है कि दीदी ड्रामे तो मैं सिर्फ आप ही के साथ करता हूँ ना, जब आप नहीं रहोगी तो मैं किसके साथ ड्रामे करूँगी। मतलब वो दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है। तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि मुंबई जाने वाली ट्रेन 5 मिनट में आने वाली है। मतलब अनाउंसमेंट ये होता है कि मुंबई जाने वाली ट्रेन उदयपुर से 5 मिनट में निकलने वाली होती है। तो ये सुनकर विशाल कहता है चलो दीदी आप सबसे पहले तो अपनी सीट पे बैठ जाओ, हम ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं वरना ट्रेन सच में निकल जाएगी। ट्रेन निकलने वाले होते तो रूही हाथ हिलाते हुए कहते हैं मैं जल्दी ही आऊँगी बुद्धू। फिर विशाल भी मुस्कुराते हुए उसे बाय बोलते हैं हाथ हिलाते हुए। तो फिर क्या होता है कि मतलब ट्रेन थोड़ी दूर पे जाती है बट विशाल तब रोने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो अब रूही की लाइफ चेंज होने वाली है, वो मुंबई जाने वाली है। क्या होगा उसकी, मतलब मुंबई जाने के बाद उसके साथ क्या होगा, ये चीज़ जानना बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाली है ये स्टोरी, और बहुत लंबी भी होने वाली है। ये मैं पार्ट भी बहुत लंबा बना रही हूँ, मतलब 30 मिनट का मैं पक्का बना रही हूँ ये पार्ट। फिर विशाल मतलब वही इमोशनल होकर खड़ा हो गया, मतलब उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था और वो बुड़बुड़ा रहा था कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा याद करूँगा दीदी। फिर वो उदास होकर मतलब अपने घर चला जाता है। तो फिर 2 दिन के बाद स्टोरी रूही सुबह सुबह मुंबई पहुंच गई। वैसे मेरा भी नाम रूही है, मतलब यहाँ पता है सबको, किसी किसी को पता है, तो मेरा नाम भी रूही है बट ये स्टोरी मेरी नहीं है। तो मतलब सुबह सुबह वो मुंबई के स्टेशन पे उतर जाती है, उसके दोनों हाथों में उसका सामान होता है। उदास होकर मतलब धीरे धीरे चलती रहती है और वो सोचती रहती है कि मतलब अब जल्दी से एक अच्छी सी जॉब ढूंढनी पड़ेगी मुझे, मैं जिस चीज़ के लिए आई हूँ यहाँ पे। मतलब ये वो ना मतलब इसी मतलब सोच में ना एकदम से खोई हुई होती है, बहुत ज़्यादा खोई होती है। उससे पता ही नहीं चलता वो किस ओर मतलब चली जा रही है। मतलब वो चलती रहती है, फिर एक लड़के से मतलब एक लड़के से टकरा जाती है वो। तो मतलब क्या होता है कि रूही को समझ में नहीं आता कि वो किस लड़की से टकराई। मतलब उस लड़की ने मास्क लगाया होता है, सन ग्लासेस लगाया होता है। तो एक टक रूही को मतलब देखती हुई रहती है कि मतलब एक टक रूही को देखती रह जाती है। तो फिर मतलब रूही उसमें ध्यान नहीं देती है और वो फिर अपना सामान उठाती है और वो अपने ही ख्यालों में मतलब ऐसे खोई रहती है। बट वो लड़की मतलब उसे देखती रहती है कि हाँ वो रूही मतलब उसे कब जाके सॉरी बोलेगी, बट रूही उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। मतलब वो कब से वेट कर रही थी कि मतलब रूही उसे सॉरी बोले, बट रूही अपने ख्यालों में खोई हुई अपना सामान उठा के मतलब वहाँ से चली जा रही थी। बट वो इंसान उसे मतलब देखी ही जा रही थी कि अब उसे सॉरी बोला जाए। तो वो मतलब वो कहते हैं मिस मिस रुको मुझे सॉरी बोलो, लेकिन रूही मतलब उसकी नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। चली जा रही थी तो वो मतलब वो लड़की बहुत गुस्से में आ गई कि मतलब उसने उसे सॉरी नहीं बोला। वो गुस्से में खड़ी हुई घूरती रही बट उसे बहुत जल्दी थी कहीं जाने की। तो वो फिर जल्दी में थी तो वो चली गई। तो उसने मतलब रूही को कुछ नहीं बोला और वो वहाँ से चली गई गुस्से में। मतलब स्टेशन पे खड़े खड़े जब उसे बाहर मतलब गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ आने लगी तो ये सुनकर मतलब रूही अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई
और वो फिर रोड के एक साइड में खड़ी होके मतलब देखने लगी। तो फिर वो मतलब साइड में खड़ी होके फिर निधि को कॉल लगाने लगी और निधि से कहते हैं कि मैं स्टेशन पे आ गया हूँ, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, कब आओगे तो मुझे लेने। तो मतलब जैसे उसने ये बोला ना तो पीछे से एक मतलब तेज़ से चिल्लाने की आवाज़ आई और कहती है मैं यहीं हूँ मेरी प्यारी बहना। फिर इतना सुनते ही रोही ने जब पीछे मुड़ के देखा तो देखा निधि अपने हाथों में फ़ोन लिए हुए है, मुस्कुराते हुए आ रही थी। तो रोही ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा कि निधि की बच्ची तूने तो कहा था कि मैं तेरे मतलब स्टेशन पे आने से मतलब आधे घंटे पहले ही मैं आ जाऊँगी और तुझे सबसे पहले मुंबई में मेरा ही चेहरा दिखेगा, बट तू तो आई ही नहीं। कहती है मतलब वो झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि मुझे तो तेरा चेहरा दिखा नहीं, अब मैं बता क्या करूँ मैं तेरा। तो निधि आंख मारते हुए कहती है, अपने कानों पे हाथ रखते हुए कहती है सॉरी, रो मतलब रो कहती है, मतलब निधि प्यार से रूही को रो कहती है। फिर रूही अपना लगेज निधि के हाथों में देते हुए कहती है कि तेरे सॉरी का क्या मैं अचार बनाऊँ। तो रूही कहती है ले सारा मेरा सामान तू पकड़ ले, मैं कब से लिए थक गई हूँ। तो फिर दोनों हंसते हैं और फिर दोनों निधि के घर के लिए निकल जाते हैं। तो करीब 2 घंटे के सफ़र के बाद रूही निधि के घर पहुंच जाती है। तो निधि की माँ प्रीति और निधि के पापा प्रताप, तो रूही उनके पाँव छू के आशीर्वाद लेती है। तो फिर प्रताप कहते हैं कि बेटा तुम हमारे साथ क्यों नहीं रह लेती हो, एक अनजान शहर में कहीं और रहना थोड़ा सही नहीं होगा ना। और ये सुनने के बाद रूही कहती कि अरे प्रताप अंकल आप मेरी टेंशन ना लो, अच्छा हुआ आप लोगों इस सिटी में मेरे जान पहचान के, अगर अगर मेरे जान पहचान का कोई ना होता इस सिटी में तो मुझे और ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है एक अनजान शहर में। रूही कहती कि अच्छा हुआ आप लोग हैं, आप लोगों का काफ़ी मतलब हेल्प मैंने ले ली, अगर अब मैंने अब और हेल्प ली ना अंकल आप लोगों की तो फिर मैं इस शसान के बाहर से कभी भी बाहर नहीं आ पाऊँगी। तो ये सुनकर प्रताप जो कि निधि के पापा थे मतलब झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं अरे पगली हम तेरे गैर थोड़ी ना है, तो हमसे एहसान लेगी तो इसमें एहसान की किस बात, मतलब एहसान की क्या बात है अगर हम तेरी मदद करते हैं। तो रूही कहते हैं कि मैं जानती हूँ अंकल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये है ना कि मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। एक्चुअली बात ये है कि मैंने एक रूम ऑलरेडी 3 महीने का एडवांस दे के रेंट पर ले लिया है, तो आई एम सो सॉरी अंकल मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। तो मतलब ये लास्ट के 3 वर्ड आई एम सो सॉरी अंकल वो उसने बहुत खींचते हुए बोला। तो सारे फिर हंसी मजाक करते हुए एक साथ बैठ गए लंच करने के लिए। तो फिर सारे लंच करने के लिए बैठे होते हैं कि निधि के घर की डोरबेल बजती है। तो तभी निधि कहती है कि लगता है राहुल आया होगा। राहुल निधि का भाई है जो उससे 4 साल बड़ा है। तो मतलब प्रताप अंकल कहते हैं कि निधि से कि राहुल तू तेरा बड़ा भाई है ना, कभी तो उसे भैया बोल दिया कर, वो तुझसे 4 साल का बड़ा है, बट तू उसे राहुल ना बोला कर ना, तू भैया बोला कर, उससे तुझसे तो बड़ा ही है वो। तो फिर ये बातें सुनने के बाद तो रूही के थोड़ा मजाक सूझता है, तो वो बोलती रही बाप रे मतलब तुम अभी भी राहुल भैया को भैया बोलकर नहीं तुम बुलाती हो निधि। निधि हंसते हुए बोलती कि छोड़ ना रो इन सारी बातों को, मैं अभी दरवाज़ा खोल देती हूँ वो कब से बाहर खड़ा होगा। और फिर वो हंसते हुए चली जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए। तो फिर 1 मिनट बाद निधि और राहुल की मतलब लड़ने झगड़ने की आवाज़ आती है। तो प्रीति और मतलब प्रताप अंकल बोलते हैं कि ये दोनों पता नहीं कब सुधरेंगे, इतने बड़े हो गए लेकिन लड़ना नहीं छोड़ते, एक घर में रहते हुए भी मतलब इतना ज़्यादा लड़ते हैं ये दोनों एक दूसरे से, कब सुधरेंगे ये लोग, ये भगवान पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग, मतलब ऐसे सोचते रहते हैं वो लोग, बोलते रहते हैं आपस में। ये सारी आवाज़ें सुनते हैं ना तो प्रीति और प्रताप और रूही सब बाहर की ओर बढ़ते रहते हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि जैसे ही मतलब निधि ने दरवाज़ा खोला हुआ होता है राहुल का, तो उसने बैग उतारते ही अपना मतलब जो बैग उतारते हैं उसने मतलब निधि की तरफ फेंकता है और कहता है कि इसे रख दे। तो राहुल बैग फेंकते हुए कहते हैं कि छिपकली मुझे भूख लगी है मैं खाने जा रहा हूँ तो ये बैग रख देना। तो फिर ये सुनते ही निधि भी मतलब राहुल के ऊपर बैग फेंक देते हैं और कहते हैं कि कुत्ते मैं भी खाने जा रही हूँ, अपना बैग है अपना सामान तो खुद रखना। तो फिर कहते कुत्ते तू अपना काम खुद कर ले, मैं तेरा काम नहीं करने वाली हूँ। तो फिर राहुल निधि का बाल खींचते हुए कहता है कि कभी तो मुझे भैया बोल के बुला लिया कर, जिस दिन तू भैया बोलेगी ना पक्का तुझे जन्नत में जगह मिलेगी। मतलब बाल खींचते हैं तो निधि और मतलब राहुल में ऐसे लड़ाई होने लगती है। तो अब जब सब बाहर जा रहे होते हैं, अब का बताती हूँ क्या होता है। जब सब मतलब इन लोगों की आवाज़ सुन के सारे घर वाले मतलब उनकी तरफ बढ़ते हैं, सारे जाके निधि और राहुल को एक दूसरे से छुड़ाते हैं। तो फिर प्रीति बोलती है निधि तू इतनी बड़ी हो गई है अब तो भैया से लड़ाई करना बंद कर दे।
निधि को रोही ने पकड़ा होता है तो निधि छुड़ाने की कोशिश करती है, कहती है मुझे छोड़ दे रू, मैं आज मतलब रो, मैं आज उससे नहीं छोड़ूंगी, वैसे मेरे फ्रेंड्स मुझे रो कहते हैं। तो मतलब कहती है कि आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं क्या इसकी नौकर हूँ। तो निधि कहती है रो मुझे छोड़ दे, आज इस कुत्ते को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तो फिर रूही उसे जोर से अंदर खींचते हुए कहती है सब कुछ बदल गया लेकिन तू नहीं बदली ना, और ना राहुल भैया की लड़ाई बदली, अच्छा सुन ना मेरी बात। कहती है नहीं रो रो, मुझे कुछ नहीं सुना, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तो रूही कहती है अच्छा सुन ना, मैं आज के लिए हूँ ना, आज तो कम से कम मतलब, और मैं चली जाऊँगी तो शायद तुम इसकी जान ले लेना। ये सुनकर मतलब निधि थोड़ा शांत हो जाती है, तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं तेरे कहने पे से छोड़ूंगी, वरना इसकी तो मैं आज। तो फिर वो शांत हो जाती है ऐसा बोल के। तो फिर अब यहाँ सीन थोड़ा होता है अलग। तो फिर राहुल की ओर मतलब होता है कि राहुल एक तरफ मतलब दूसरी तरफ ना राहुल रूही को एक टक देखे जा रहा होता है, अपने ख्यालों की दुनिया में खोया, मतलब वो रूही को एकदम घूरे जा रहा होता है, एक टक देखे ही जा रहा होता है, उसकी नज़रें रूही से हटती ही नहीं है। उसके चेहरे पे मतलब उसके चेहरे पे खुशी और हैरानी दोनों साफ साफ नज़र आ रही होती है। तो मतलब वो खुश भी होता है, हैरान भी होता है। फिर वो कहता है रूही तू, कि मतलब तू कहता है रूही तू यहाँ मुंबई में, मतलब तू रुकने वाली है ना मतलब हमारे साथ। मतलब अब जानना है कि हाँ राहुल मतलब रूही को देख के ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहे थे, और उसके घर वाले मतलब राहुल का ऐसा बर्ताव देख के ना मतलब रूही के साथ साथ उसके घर वाले भी काफ़ी हैरानी से मतलब देख रहे थे कि वो रूही से ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। तो फिर राहुल नोटिस करते हैं उसके घर वाले मतलब उसे देखते रहते हैं, वो काफ़ी स्ट्रेंज बर्ताव कर रहा होता है। तो राहुल मतलब अपना लहजा बदलते हुए कहते हैं कि अच्छा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब हंसते हुए बोलते हैं कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो वो कहता है कि एक्चुअली बात ये है ना कि मैं मतलब रूही को अचानक से देख के मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया, मतलब मैं काफ़ी हैरान हो गया, और मेरे मुंह से ना अपने आप ही क्वेश्चन आ गए, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मतलब वो अजीब तरह से हंसने लगता है कि आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो फिर प्रीति कहती है अच्छा छोड़ें सब बातों को, चलो कब से खाना ठंडा हो रहा है, राहुल तू भी मुंह हाथ धुल ले और चल खाना ठंडा हो रहा है सब चलो, तो ऐसा प्रीति बोलती है, मतलब निधि की मम्मा बोलती है। प्रताप भी कहता है कि और नहीं तो क्या, क्या सारा दोपहर यहीं खड़े होके बिताना है। तो फिर प्रताप निधि और राहुल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर तुम दोनों ने फिर मुझे ऐसे लड़ते हुए दिखे ना, प्रताप कहता है अगर ऐसे दिखे ना तो फिर मैं तुम दोनों का क्या करूँगा मुझे नहीं पता। तो फिर राहुल निधि एक दूसरे की तरफ देखते ही नज़रें फेर लेते हैं, कहते हैं तो कह के ऐसे चले जाते हैं। तो फिर डाइनिंग टेबल पे मतलब आगे का बात होता है कि क्या होता है, मैं बताती हूँ आगे क्या बात होती है उन लोगों की। देख लो वैसे स्टोरी में मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ, मैंने सोचा क्यों ना सिर्फ स्टोरी सुनाऊँ, वैसे भी काफ़ी लेट हो गई है मेरी स्टोरी, इसलिए मैं थोड़ी लंबी भी कर दी आप लोगों के लिए मुझे पता है काफ़ी लेट हो गई। तो फिर डाइनिंग टेबल पे क्या होता है, सब अपना अपना खाना खा लेते हैं, लेकिन राहुल राहुल कब से एक टक ही रूही को देखे जा रहा होता है और मन ही मन में खुश होता जा रहा है, कुछ सोचता रहता है, अब क्या सोचता रहता है। बट इससे पहले मैं बताऊँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो नए आए हो वो लोग सब्सक्राइब करो ताकि नोटी मिलती रहे, और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दो। तो फिर माहौल वहाँ पे काफ़ी खुशनुमा हुआ होता है, मतलब सब काफ़ी खुश होते हैं। तो मतलब इस चीज़ को मतलब रूही फिर काफ़ी मजाकिया अंदाज में कहती है कि अच्छा अंकल मैं आपसे एक बात पूछूं। तो प्रताप अंकल कहते हैं नहीं, एक क्यों बेटा, एक नहीं दो बात पूछो आप। तो कहते हैं कि अगर निधि और राहुल भैया ने फिर से लड़ाई की तो आप क्या करोगे, रूही मतलब हंसते हुए पूछती है ऐसा। तो फिर ये मतलब रूही का सवाल मतलब सुनते हैं तो प्रताप जी बोले इस बार में मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। फिर वो हंस के बोलते हैं अगर इन दोनों ने, तो कहते हैं कि अगर इन दोनों ने फिर से लड़ाई की ना तो मैं इन दोनों की बचपन की फ़ोटो सारे सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, वो भी अपने अकाउंट से। क्यों रूही बेटा, ये अच्छी पनिशमेंट होगी ना इन दोनों के लिए। तो फिर रूही हंसते हुए बोलते कि हाँ अंकल ये बहुत अच्छी पनिशमेंट आपने सोची इन लोगों के लिए। तो मतलब ऐसा हंसी मजाक करते हुए सब सब लंच करने में बिजी हो गए, सब अच्छे से मतलब लंच कर रहे थे, बट राहुल रूही को एक टक देखे जा रहा था, और सब मतलब उसकी मतलब इस चीज़ को सब ऑब्जर्व कर रहे थे, उसके सारे घर वाले कि राहुल ऐसे क्यों रूही को देख रहा है। तो फिर सारे मतलब खाना वाना हो गया उन लोगों का, तो फिर सारे जाके लिविंग हॉल में बैठ जाते हैं और सब अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगते हैं। तो फिर बात करते करते प्रताप अंकल पूछते हैं रूही से कि रूही बेटा निधि बता रही थी कि बलवंत की तबीयत ठीक नहीं थी, वो कुछ दिन हॉस्पिटल में था, क्या हुआ बलवंत को, वो ठीक तो है ना अब।
तो रूही थोड़ा उदास होकर कहते हैं कि अंकल वो, तो कहते हैं हाँ बोलो रूही, कहते हैं अंकल वो पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है। कहते हैं कि उन्हें बस बेड रेस्ट के लिए बोला गया है, ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मतलब ऐसे बोल के वो मतलब मुस्कुराने लगी, मतलब धीरे से मुस्कुरा दी, लाइक फेक स्माइल कहते हैं। तो फिर प्रताप अंकल ये बात सुन के थोड़ा उदास होकर बोलते हैं कि रूही बेटा अब हम इतने केयर हो गए हैं कि ना एक बार बलवंत ने हमें फ़ोन करके बताया अपनी तबीयत का, ना एक बार भाभी जी ने हमें बताना ये ज़रूरी समझा, हम इतने केयर हो गए हैं क्या। तो फिर रूही प्रताप अंकल के हाँ कंधों पे हाथ रखते हुए बोलते हैं ऐसा मत सोचिए अंकल, ऐसा सोचिए भी मत, आप लोग अगर गैर होते तो मैं मुंबई आके सबसे पहले आप लोगों से थोड़ी ना मिलती। थोड़े मजाक के अंदाज में बोलते हैं कि अगर मैं मतलब अगर आप ऐसा होता ना तो अंकल आप लोगों को पता भी ना चलता मैं मुंबई में हूँ। तो मतलब लिविंग रूम का मतलब क्या होता है, सारा माहौल एकदम एकदम शांत हो जाता है। फिर सबको शांत मतलब थोड़ी देर शांत होने के बाद रूही कहते हैं कि अरे अंकल अब मुझे चलना चाहिए, मुझे भी तो शिफ्टिंग करनी है ना आज। उसकी ये बात सुन के प्रीति बोलती है रूही बेटा तुम अभी अभी तो आई हो यहाँ और अभी जाने की भी बात कर रही हो तुम। तो फिर निधि भी बोलती है रो सही तो कह रही है माँ भी अभी तो आई है, कुछ दिन तो कम से कम हमारे साथ रह ले, फिर किसी दिन चले जाना ना अपने रूम में शिफ्ट करने के लिए। तो फिर राहुल भी कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो चुप रहता है। तो फिर रूही कहते हैं नहीं अंकल आंटी ऐसी बात नहीं है, देखिए मैं जितना जल्दी वहाँ शिफ्ट हूँ, ये मतलब एकदम अनजान सा शहर है, मैं जितना जल्दी अपने आप को इस रंग में ढाल लूँ उतना ही अच्छा होगा मेरे लिए और सबके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो ये सुन के प्रताप अंकल बोलते हैं कि सही तो बोल रही है मेरी बेटी, पहले उसे इस जगह के रंग में खुद को ढाल लेने दो, और वैसे भी हम कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। कहते हैं कि और जब भी रूही से मन होगा मिलने का तो हम उसके रूप पे चले जाएंगे या उसे यहाँ बुला लेंगे, क्यों रूही बेटा। तो रूही कहती है हाँ अंकल। तो रूही कहती है हाँ अंकल आप सही कह रहे हैं, जब भी मेरा मन होगा आप लोगों का मन होगा तो हम मिल लिया करेंगे ना। तो फिर मतलब सब उसकी बात से अग्री करते हैं। तो फिर रूही कहती है चलो अच्छा अब मैं चलती हूँ। तो राहुल इतनी देर से जो चुप था वो बोल पड़ा अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा जाने का मन बन ही गया, जब तुम्हारा जाना कंफर्म हो ही गया तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट तक छोड़ आता हूँ। तो ये सुन के निधि भी बोलती है कि हाँ रो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं तुम्हारी अनपैकिंग और रूम शिफ्टिंग में तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। तो ये बोल के कहते हैं राहुल तुम कार निकालो। तो फिर कहते हैं कि मैं और रो अपना सारा सामान लेके आते हैं। तो राहुल उससे कहता है मतलब निधि से भी लड़ना चाहता है कि तू मुझे भैया बोल, लेकिन वो फिर प्रताप अंकल की बातें सोच के ना वो मतलब वो चीज़ ना बोलता ही नहीं है और वो चुप हो जाता है वही जगह पे कि निधि से बोल सके कि मुझे भैया बोलो। तो फिर अब शाम के 4 बज चुके थे तो रूही और सारे मतलब सारे मेन गेट पे खड़े थे। तो फिर रूही प्रताप और प्रीति से गले मिलते और कहते हैं अंकल आंटी मैं आप लोगों से मिलते आती ही रहूँगी। तो ये सुन के प्रीति और प्रताप भी कहते हैं कि हाँ बेटा ये तुम्हारे घर है, तुम जब चाहो आ सकती हो ये बिना किसी झिझक के। तो फिर राहुल मतलब रूही का सारा सामान कार में रख के दोनों को लेके चला जाता है। फिर 1 घंटे बाद वो लोग पहुंच जाते हैं। तो राहुल रूही को कहते हैं वी रीच्ड रूही। तो ये सुन के रूही भी कहते हैं तो फिर सारे तीनों गाड़ी से उतर जाते हैं, कार से उतर जाते हैं। तो फिर निधि और रूही आगे चलते रहते हैं और राहुल उनका सामान लेके पीछे पीछे आते रहते हैं। तो फिर मतलब रूही का अपार्टमेंट 6 फ्लोर पे होता है। तो वो सारे लिफ्ट यूज़ करते हैं और वो सारे 6 फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। तो निधि कहती है कि राहुल तुम अब रूही का सारा सामान रख कर जा सकते हो। तो राहुल चिढ़ते हुए कहते हैं कि छिपकली हट सामने से कम मुझे ये लगेज रूम के अंदर तो रखने दे। पर निधि तो हटने का नाम नहीं लेती। तो राहुल अपनी आवाज़ भारी करते हुए कहते हैं कि निधि हट जा वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी रूही आ जाती है और कहती है तुम दोनों प्लीज़ लड़ना बंद करो, मुझे पहले रूम देखने दो, मैंने इसे ऑनलाइन बुक किया है ताकि मेरा यहाँ आने के बाद टाइम वेस्ट ना हो। चलो मिल के रूम मतलब देख लेते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो सारे रेडी हो जाते हैं और फिर सारे अंदर चले जाते हैं रूम देखने के लिए। और निधि और राहुल तो एक दूसरे को ऐसे देख लेते होते हैं कि जैसे वो एक दूसरे का खून करने वाले हों। तो फिर क्या होता है कि मतलब रूही इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर राहुल सामान रख के वहाँ से जाने लगता है। तो राहुल को लगता है कि निधि मतलब रूही उसे रोकेगी, लेकिन रूही बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है तो वो चुपचाप खड़े रहते हैं और एक शब्द नहीं कहते और फिर राहुल जाने लगता है। तो वो दरवाजे के पास पहुँचता है तो
मतलब राहुल क्या होता है, स्लोली स्लोली जा रहा होता है कि रूही उसे रोक ले, तो बट रूही मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, तो उसे रोकने वाली होती नहीं है। तो राहुल गेट के पास पहुँचते हैं, मुड़ के देखते हैं निधि उससे मतलब घूर रही होती है, मतलब खा जाने वाली नज़रों से घूर रही होती है। तो रूही उसे नहीं रोकती और राहुल चला जाता है। तो यार ये स्टोरी लेस्बियन है, राहुल और निधि की राहुल और रूही की लव स्टोरी बिल्कुल नहीं है। बट स्टोरी मैं शुरू से बता रही हूँ ना, तो इसका सीन क्या है, ऑफिस वाला प्यार। तो अभी ऑफिस में पहुँचे नहीं वो। तो अगर आप लोगों को ये पहला पार्ट अच्छा लगा हो तो यार कमेंट कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ढेर सारे कमेंट्स करना, मुझे पता है। और वीडियोस में मतलब रोज़ डालती ही रहूँगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना नेक्स्ट पार्ट का।